पृथ्वी कैसे बनी? इस सवाल का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी बनी रहती है। इस बात के दो पहलू हैं। एक पहलू है धार्मिक पक्ष और दूसरा विज्ञान वाला। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि धरती को भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। लेकिन विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि विज्ञान ना तो भगवान को मानता है और ना ही आत्मा को। तो विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? आज तक स्कूलों में, किताबों में हमने यही पढ़ा है कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला थी, फिर ठंडी हो गई और जीवन की उत्पत्ति हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? क्या कभी सोचा है कि उस आग को ठंडा करने के लिए इतना पानी कहाँ से आया होगा? कभी सोचा है आपने कि चांद कैसे बना होगा? तो ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा विज्ञान के पक्ष के अकॉर्डिंग धरती कैसे बनी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं रहस्य टीवी और मैं हूं कुलदीप सिंह। तो बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब देता हूं कि पृथ्वी कैसे बनी। एक आग का धधकता हुआ गोला। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में तब्दील होते गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। कई मिलियनों साल तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती को बनाने के लिए आपस में जोड़ती रही। उस समय लगभग 100 से भी ज्यादा ग्रह सौरमंडल में हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार होती जा रही थी और धीरे धीरे इसका आकार भी बढ़ता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यह तापमान इतना होता है जो कि आपको एक सेकंड के 100वें हिस्से में भस्म करने के लिए पर्याप्त होता है। अगर धरती पर उस समय कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने के कारण मर जाते। उस समय पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय कोई भी सख्त सतह मौजूद ही नहीं थी। कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि धरती एक ठंडे ग्रह में तब्दील हुई और धीरे धीरे एक नीले ग्रह में तब्दील हुई? धरती पर इतना पानी कहाँ से आया और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चांद कैसे बना। उसी समय, जिस समय धरती एक धधकता हुआ लावे का गोला था, उस समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया था धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति लगभग 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक बंदूक से चली हुई गोली से भी 20 गुना ज़्यादा तेज है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और धरती से निकले हुए कण कई हजारों सालों तक इकट्ठा होकर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाते रहे। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय लगभग 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज की तारीख में यह चांद पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन बहुत ही जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। अगर आप यह सोचते हैं कि ये सारी प्रोसेस कुछ ही दिनों में हो गई हो, कुछ सालों में या 10,000 15,000 सालों में हो गई हो, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि धरती के ठंडे होने की प्रक्रिया और यहाँ जीवन के निर्माण की प्रक्रिया में कई मिलियनों बिलियनों साल लग गए थे। अब यहाँ से एक अहम सवाल जो कि आपके मन में उठ रहा होगा वो यह होगा कि धरती को ठंडा करने के लिए आखिर इतना पानी और नमक कहाँ से आया? लेकिन एक मिनट, मैंने नमक का नाम क्यों लिया? आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज जिन समुद्रों और महासागरों में आप पानी को देख रहे हैं वो पानी इसी नमक के कारण उत्पन्न हुआ है। लगभग 3.9 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में बचे हुए चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा था। आसमान से गिरते हुए उन उल्कापिंडों में एक अजीब सी बात थी। उनमें एक अजीब से क्रिस्टल पाए गए, जिन क्रिस्टलों को हम आज नमक के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हैरानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन महासागरों से और समुद्रों से हम नमक प्राप्त करते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्काओं के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उल्काओं में मौजूद इतने कम पानी से सागर, महासागर जैसे विशाल समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका जवाब यह है कि ये उल्कापिंड लगभग 1 दिन, 2 दिन या 1 साल, 2 साल तक नहीं पड़े। लगभग 20 मिलियन साल तक लगातार इनकी बारिश पृथ्वी पर होती रही, जिस कारण पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ और महासागरों का निर्माण हुआ। अब जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही थी वो थी धरती की सतह। उस समय धरती की सतह कठोर नहीं थी, तो आखिर यह धरती की सतह कठोर कैसे हुई? धरती पर पानी धीरे धीरे इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती हुई चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी।
यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती रही, जिससे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो गई और सख्त बन गई, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम अनुकूल थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत होता गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। पृथ्वी पर पानी भी आ चुका था और छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण भी हो चुका था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई। सबसे पहले आने वाला जीव कौन था। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप भी बना रहे थे। उल्काओं की बारिश भी अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो कि जीवन की उत्पत्ति करने के लिए बहुत ही जरूरी थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधे में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में लगभग 3000 मीटर नीचे तक चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप की तरह बन गया। इस बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, लेकिन इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है ऑक्सीजन। आखिर ऑक्सीजन आई कहाँ से, बिना पौधे के कहाँ से आई इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं 3.5 बिलियन साल पहले। तो डरिएगा मत, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही हूँ। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे पेड़ पत्ते उग रहे थे। उन्होंने एक कॉलोनी सी बना ली थी। इस पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक सह उत्पाद बायो प्रोडक्ट छोड़ते हैं जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर का पानी ऑक्सीजन से भर गया था। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। धीरे धीरे जब समुद्र में ऑक्सीजन का अस्तित्व बढ़ने लगा तो लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव था। लगभग 2 बिलियन सालों तक ऑक्सीजन गैस का स्टार बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन धीरे धीरे बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बंटने लगी। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और एक बहुत ही विशाल द्वीप का निर्माण हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह हो चुके थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली। इस तरह 2 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिनके नाम थे साइबेरिया और गोंडवाना। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। अभी पृथ्वी का बर्फ के गोले में तब्दील होना बाकी था। तो आखिर कैसे पृथ्वी एक बर्फ के गोले में तब्दील हुई। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थी गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान लगातार बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने के कारण कुछ हजार सालों में वातावरण का तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद स्नोबॉल भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और तापमान बढ़ नहीं पा रहा था। बर्फ धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी।
धरती का केंद्र अभी भी गर्म था, ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला ही नहीं पा रही थी। परंतु अब ऐसा कोई स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया, और इसके साथ ही दिन भी 22 घंटों के हो गए थे। बर्फ के पिघलने के समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन। ओजोन नाम की एक गैस बनी जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसे इवान की शुरुआत को एक आधार बना दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी होती गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिकटैलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। लगभग 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया था। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई अन्य जीवों का भी धीरे धीरे निर्माण होना प्रारंभ हुआ। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वातावरण में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। लगभग 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहां के सभी जीव जंतु मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। वहां का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अचानक वहां राख आकर गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने वहां सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मर गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। पानी सूख गया, भूमि पर जीवन एक बार फिर से समाप्त हो गया। सागर गुलाबी होने लगा था, सब कुछ गायब हो चुका था, न पेड़ पौधे थे न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो गुलाबी शैवाल। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई चीज बच सकती थी तो वो था सिर्फ शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघल कर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली है। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में थी जिससे उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि धरती पर दोबारा जीवन की उत्पत्ति हुई? ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना पेंगिया, जो कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला हुआ था। एसिड रेन का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीले ग्रह के रूप में तब्दील हो चुकी थी। पेड़ पौधे फिर से वापस उगने लगे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीपों में बंट रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉयड 7,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा हुई। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हुआ। इस तरह डायनासोर युग का भी अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास लगभग 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जिसे आप अपनी नज़रों से देख पा रहे हैं।